वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर, और ये चीज़ मुझे याद आ गई 5 साल पहले जब मैं वीडियोस बनाता था। तो उसको भी मैं गाड़ी में बैठ के बनाता था, क्योंकि लाइटिंग वगैरह का मुझे समझ नहीं आता था, बट इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ एक जगह पर, और मैंने सोचा कि सिर्फ एक फ़ोन चाहिए मुझको, और माइक भी नहीं चाहिए था, बट ये मेरा हैंड फ्री मेरे पास ही था। तो मैंने कहा इसको यूज़ करके मैं एक अच्छी ऑडियो के साथ कर लूँ, क्योंकि जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी वो वैसे तो सही थी, थोड़ी सी ऑडियो मुझे लग रहा था, ऑल्दो कि आप लोगों ने कहा था कि सही है उसके अंदर ऑडियो। दूसरा ये कि एक सजेशन थी कि मैं गाड़ी ड्राइव करते वक्त ना बनाऊँ, ऑल्दो कि मेरे ख्याल से जो वीडियो बन रही थी वो तो उसी तरह की चीज़ है जो कि एक फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं आप। अगर आपका हैंड्स फ्री फ़ोन है और आपने सिर्फ कॉल पे बात ही करनी है तो इट्स फाइन। मैंने अगर एक फ़ोन लगा लिया है तो आई थिंक कोई मसला होना नहीं चाहिए। बट इन एनी केस मैंने अभी यहाँ रुका हुआ था, तो मैंने कहा कि बगैर ड्राइव करते हुए एक वीडियो बना लें। लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर बात करूँगा और उन पे वीडियोस बनाया करूँगा, क्योंकि अब मेरे लिए आसान है कि सिर्फ बगैर एडिटिंग के मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं कोई भी बात करूँ और उसको सिर्फ थंबनेल बनानी है और टाइटल सोचना है, और वो उसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो इट्स मच ईजियर, और आपके साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो जो मैंने अभी अपलोड की थी जिसके अंदर दुबई के बारे में बात की थी, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैंने उसमें से एक कमेंट उठाया था और उस पर मैंने अभी बात करनी है। उसका मैंने रिप्लाई बाय द वे ऑडियो नोट के ऊपर दे दिया था। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कमेंट जब करेंगे ना, तो मैं उसके ऊपर रिप्लाई ऑडियो में दे सकता हूँ। सो 30 सेकंड की ऑडियो होगी, तो वो बड़ा अच्छा एक फीचर यूट्यूब ने भी इंट्रोड्यूस किया, तो मैं आई वुड ट्राई कि वो उस तरह से करें। तो दूसरी बात ये कि जो लास्ट वीडियो मैंने गाड़ी में की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उस चीज़ को ट्राई करूँगा कि अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है। तो आई वुड ट्राई कि एक एक करके मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँ, अगेन विदाउट एडिटिंग। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा पुश करें, क्योंकि ये मुझे पता है इस तरह की वीडियो ज़्यादा आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि लो एडिटिंग लो एफर्ट कंटेंट है, तो वो यूट्यूब उस तरह से उसको पुश नहीं कर रहा होता। तो प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है ना वो ये है कि और उस कमेंट का भी पॉइंट ये था कि वाई ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़। तो पॉइंट बहुत सारे हैं करने को, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, दुबई में नहीं बट पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर दुबई के अंदर मैंने ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न ये कि ऑफलाइन प्रॉपर्टी के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप जो जिस किस्म का भी यूनिट चाहते हैं आपको मिल जाता है। ये तो एक बहुत कॉमन सा रीज़न है ना, जब आप रेडी प्रॉपर्टी में लेने जाएंगे तो आप बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर एक बिल्डिंग के अंदर आपको चाहिए कि लेट्स से मुझे एक स्पेसिफिक व्यू चाहिए, वो व्यू आपको ज़रूरी नहीं है कि मिले, आपको शायद दूसरी बिल्डिंग देखना पड़े, उसमें भी शायद वो व्यू ना मिले। बट ऑफलाइन प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है कि अच्छा ये बिल्डिंग है, ये आपका मास्टर प्लान है, इसके हिसाब से आपका ये व्यू बन रहा है, तो प्रॉब्ली आपको ये वाला व्यू मिलेगा। तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, अपार्टमेंट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आप पेमेंट प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉर्गेज आपको जब करनी होती है रेडी प्रॉपर्टी की, अगर कैश पे ले रहे हैं तो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है जिसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि कैश पे प्रॉपर्टी लेना कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी कैश पे नहीं लेना चाहते, तो उसके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या अगर कैश पे लेते हैं तो उसमें क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट इसके अंदर क्योंकि आप कैश पे नहीं ले रहे हैं या मॉर्गेज नहीं, लेट्स से मॉर्गेज कर रहे हैं, तो मॉर्गेज के अंदर आपके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि बाईपास हो जाता है अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं। तो अगर आप मॉर्गेज नहीं लेना चाहते, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें लोग मॉर्गेज नहीं लेना चाहते या उनकी मॉर्गेज अप्रूव नहीं होती है, तो उस केस के अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ही आपके लिए एक सेवियर होती है और आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द बैंक थिंग्स। इवन बहुत सारे लोग जो शरिया कंप्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं तो उनके लिए भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बेस्ट है। अच्छा, एक और पॉइंट मॉर्गेज के अंदर ही वो ये कि आप जो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं उसके अंदर आपका एक एलटीवी जो बनता है, यानी कि लोन टू वैल्यू जो रेशियो बनता है, वो आपका एक लिमिट के अंदर होता है। जब आप दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तो उससे कम हो जाएगी वो लिमिट। तो इसके अंदर आप जितनी भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ऑफलाइन, वो आप कंटिन्यू करके ले सकते हैं, अपनी लिमिट अपने अपने हिसाब से जो लिमिट है आपकी वो सेट करते हुए। आपको पता है आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, जबकि बैंक आपका जब भी जज करेगा वो आपके एग्जिस्टिंग कैश फ्लो पे जज करेगा, लेकिन आप अपने फ्यूचर कैश फ्लो के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो ऑफ प्लान के अंदर आपको कोई रोक नहीं रहा, आप आराम से ले सकते हैं। बट यू आर द बेस्ट जज व्हाइल यू आर बाइंग ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। एक और पॉइंट ये कि अब जो लोग डरते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेने से कि भाई दुबई का जो सिचुएशन हो जाएगी, तो एक तो आपने देख लिया कि वॉर के बाद भी दुबई की
जो सिचुएशन है वो एक जगह पर है और उसके अंदर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है, अपार्ट फ्रॉम कि जो अभी हम टूरिस्ट देख रहे हैं वो अभी उस तरह से नहीं है, बट ओवरऑल सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ लोगों को, वो सेल करने के टाइम पर आ गए हैं। मतलब वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी क्लोज नहीं कर सकते। सो जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो मेक श्योर करें कि आपको एटलीस्ट हैंड ओवर तक आपके पास उसका कैश फ्लो होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो भी आपकी ऑफ प्लान की अप्रिसिएशन होगी ना, वो हैंड ओवर के टाइम पे ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। उससे पहले बहुत एक अगर मार्केट बहुत अच्छी चल रही हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ आपको उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी जो कि हैंड ओवर के ऊपर मिलती है। हैंड ओवर के ऊपर आपको जो अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, उसी की बेसिस के ऊपर आपका प्रॉफिट बुक होगा। उससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं सेल होगी। इनफैक्ट जो लोग 20% डाउन, 25% डाउन पे सेल कर रहे हैं, वो उसी तरह की कैटेगरीज के अंदर है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो रेंटल के इश्यूज़ हैं वो ऑफ कोर्स नहीं होते। तो मेरा जो प्राइमरी रीज़न था कि मैं अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि मैं टेनेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहूँ। या तो आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो ना कि 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ हों, या 5 6 प्रॉपर्टीज़ हों, कि आपका काम ही ये हो, क्योंकि ये पैसिव इनकम नहीं रहती है, फिर ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। आप प्रॉपर्टी मैनेजर को दे रहे होते हैं तो उसकी फ़ीस भी आती है, फिर भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ को पैसिव रखना चाहता हूँ। तो पैसिव रखने के लिए अगर आपको पैसिव प्रॉपर्ली रखना है तो फिर आपको हैंड्स ऑफ अप्रोच रखनी है। आपके लिए मेरे ख्याल में बेहतर ये होता है कि आप एक प्रॉपर्टी बुक कराएं और उसके बाद उसका वेट करें, और जब वो हैंडओवर होने के टाइम पर आए तो उस टाइम पर उसको या तो सेल कर दें, या फिर एट मैक्स 1 to 2 ईयर्स उसको रेंट पे दें और उसके बाद उस पे से एग्जिट कर जाएं। क्योंकि मैंने ये देखा है, एंड इट्स प्रूवन इन द इंडस्ट्री एज वेल, अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो या प्रॉपर्टी की क्वालिटी बहुत ही कोई ज़बरदस्त हो, तब उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाने में आपको फ़ायदा होता है, स्पेशली अपार्टमेंट्स के अंदर। वरना फिर यही होता है कि ज़्यादातर आप अगर उसको वहीं पर एग्जिट करेंगे 1 से 2 साल के अंदर हैंडओवर के बाद, या फिर एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, वो आपको बेस्ट आरओआई दे रही होती है और उसके बाद आप अपना कैपिटल रोटेट करके कहीं और लेके जा सकते हैं। अगेन, हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है इन्वेस्टमेंट, हर बंदे की अपनी सिचुएशन होती है। किसी को रेंटल प्रॉपर्टी अच्छी लग सकती है, किसी को ऑफ प्लान प्रॉपर्टी अच्छी लग सकती है। मेरे पास दोनों का पोर्टफोलियो है, बट मुझे जो दुबई में समझ में आता है और मेरी जो अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अंदर ऑफ प्लान ज़्यादा बेहतर रहती है। इसमें एक और चीज़ ये कि हमने ये देखा है कि दुबई के अंदर जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं ना, तो वो अपने जो सिचुएशन को असेस करते हैं, गवर्नमेंट अपनी सिचुएशन को असेस करती है और उसके बाद रेक्टिफिकेशन करने के बाद नए रूल्स एंड लॉज लेकर आती है। तो ये जो लोग डरते हैं ना कि हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, पता नहीं डेवलपर भाग ना जाए, इस तरह की सिचुएशन, तो एक तो ये कि बड़ा जो डेवलपर है वो हमने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, और अच्छे डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होगी नहीं। दूसरा ये कि एस्क्रो अकाउंट आ गए हैं। एस्क्रो अकाउंट के अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं एस्क्रो अकाउंट के थ्रू, तो उसके अंदर आपको एक एश्योरेंस होती है कि गवर्नमेंट आपकी बैकिंग के ऊपर है, और जब भी अगर डेवलपर के साथ कुछ होता भी है तो वो आपको जो भी आपके पैसे होंगे वो सेफ होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप पैसे पे कर रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली अगर लेट्स से डेवलपर डिफ़ॉल्ट करता भी है तो अगला डेवलपर आकर उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसके जो आपने पैसे दिए हुए हैं उसकी वैल्यू बन चुकी है। सो आई थिंक एस्क्रो अकाउंट के बारे में सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है, किस तरह से चलता है। जब भी आप पेमेंट करें, अगर ऑफलाइन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मेक श्योर करें ऑफ एस्क्रो अकाउंट में करें, इंस्टेड ऑफ पेइंग इनटू द डेवलपर्स जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर। दूसरा ये कि देखें, दुबई के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स फ्री है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि ना सिर्फ टैक्स फ्री आपको इनकम मिलती है, बल्कि आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अगर आप 1 साल 2 साल के अंदर कोई कैपिटल एप्रिसिएशन बना लेते हैं तो आपको टैक्स लगता है अच्छा खासा। 2 साल 3 साल क्या, अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको टैक्स लगता है। अभी मैं कोई रील देख रहा था इंडिया की, जिसके अंदर उसमें कुछ इस तरह की बात थी कि अगर आपने 25 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली होगी एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेंस टैक्स। अच्छा, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी रील थी वो। मैंने फिर अपने इंडियन कोलीग्स को भेजी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल सही बात है कि 25 साल प्रॉपर्टी पहले कोई प्रॉपर्टी किसी ने इंडिया में रहते हुए ली है, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेंस टैक्स है वो तो आप बचा सकते हैं, बट बीइंग एनआरआई अगर आप वो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर कैपिटल गेंस टैक्स आप नहीं बचा सकते। यूएई के अंदर अच्छी बात यह है कि कोई कैपिटल गेंस टैक्स है ही नहीं। तो जब कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं है तो आपका, चाहे वो ऑफलाइन प्रॉपर्टी हो चाहे रेंटल प्रॉपर्टी हो, और ख़ास तौर पे ऑफलाइन प्रॉपर्टी के अंदर जिसके अंदर ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल होता है, तो उसके अंदर जब आप सेल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पेमेंट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट प्लान इज़ मेक और ब्रेक। मेरा एक इजिप्शियन कोलीग है यहाँ पर, मैं उसको समझा रहा था पेमेंट प्लान
प्लान की इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो मुझसे कह रहा था कि यार डीएक्सपी इंटरैक्ट के ऊपर उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ एक सेम टावर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि 6 लाख में मिल रही हैं, कुछ 7 लाख में मिल रही हैं, कुछ 10 लाख में मिल रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो उसको ये समझ नहीं आया, उसने बोला तो यार मुझे तो अभी इसका मतलब है ये बहुत सस्ती मिल रही है, क्योंकि वो 6 लाख में मिल रहा है एक स्टूडियो, जबकि यही चीज़ 10 लाख में सेल हुई हुई है। तो मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, पेमेंट प्लान इज़ इंपॉर्टेंट। अगर किसी पेमेंट प्लान के अंदर फ़र्ज़ करो 10 साल का लेट्स से पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान किसी ने दे दिया, किसी डेवलपर ने, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो जो 6 लाख की प्रॉपर्टी आपको 3 साल के पेमेंट प्लान पे मिल रही है, और वही प्रॉपर्टी अगर उसने 10 साल के पेमेंट प्लान पे पोस्ट हैंड ओवर पे दी हुई है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि 6 लाख और 10 लाख के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो। एक्सेल शीट के ऊपर बैठकर आप ज़रा अच्छी तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका फ़ायदा हो भी रहा है 6 लाख में लेने में, या हो सकता है वो 10 लाख ज़्यादा बेहतर हो सकता है 10 लाख ज़्यादा बेहतर ना भी हो, लेकिन फिर भी इन एनी केस हो सकता है आपको जो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो आपका पेमेंट प्लान आ रहा है वो इतना फ़ायदा कर रहा हो, जब इवन पैसे उसके बढ़ा रहे हैं। इसीलिए 50-50 का पेमेंट प्लान, 20-80 का पेमेंट प्लान, या 80-20 का पेमेंट प्लान, ये जो चीज़ें आप सुनते हैं ना मार्केट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ मेक और ब्रेक फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो आजकल के ज़माने में अगर आपको कोई एक एक्सपोजर लेना है रियल एस्टेट का, तो आई वुड से कि आप पेमेंट प्लान के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस तो आपको डेवलपर एटलीस्ट कम करके नहीं देगा, बट पेमेंट प्लान अगर कोई कम करके दे रहा है और डीएलडी वेवर आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। सो मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट्स अच्छे खासे इसमें बात कर लिए। इस वक्त ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की तो नहीं, खैर 10 मिनट्स की वीडियो बनेगी आई थिंक टोटल मिलाकर। अगेन इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो। मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, यूएई के एक्सपर्ट्स, गल्फ़ के एक्सपर्ट्स, ओवरऑल लोग जो पाकिस्तान इंडिया से बाहर हैं उनके बारे में, उनके मनी प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग वन कंसल्टेंसी कि आप 4 महीने तक मेरे साथ रहें और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करें, और उसमें आप अगर कोई आपके पास अमाउंट है उसको किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बहुत सारे लोगों को जो मैं यूट्यूब पे बात कर रहा होता हूँ उनको ऑलरेडी पता है, बट अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो वो भी स्टार्ट मैंने किया है एक काम, लेकिन उसके लिए आप मुझे अभी डीएम कर सकते हैं, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। एनी अदर थिंग यू वांट टू डिस्कस, just comment and we can probably make a video, we can interact, we can do a lot of things. So एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो मैं यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियोस बना रहा होता हूँ, जिसमें सर्वा हो गया, बराका हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, या लेट्स से स्टेक हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। उनकी कुछ लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उनका आपको लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।